हाय देयर, माय नेम इज तहाबशीर। तो क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर है, इसको आज हम लोग पूरे तरीके से पढ़ लेंगे। तो अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी, संदीप गर्ग या फिर पूनम गांधी जो भी बुक है उसे तुम साथ में ओपन करके बैठ जाओ। और अगर तुम ऐसे लेटे हुए मन नहीं कर रहा ओपन करने का, तो फिर ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ओपन करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा अगर रहेगा तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी स्लाइड में जो मैं पीपीटी जो तैयार किया हुआ ना, उसमें अगर तुम पॉज कर लेके एक बार रीड कर लेते हो ना खुद से, तो तुम्हें दोबारा बुक रीडिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूं। तो चलो अभी सबसे पहले आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे वो बताते हैं। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या होता है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट है, दो बहुत बड़े मैनेजमेंट फील्ड के दिग्गज समझ लो। तो एक हेनरी फ्यूज है, उसके 14 प्रिंसिपल है, उन्होंने कुछ 14 प्रिंसिपल दिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने दिया है, जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है वो। उसके बाद इन्हीं के कुछ दिए हुए प्रिंसिपल के साथ साथ टेक्निक भी है। और उसके बाद फिर जो फेयल और टेलर जो है उसका कंपैरिजन एक चार्ट में देख लेंगे। और हम लोग कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे और साथ में सेशन को एंड कर देंगे। और इस बात के लिए मैं तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ कि तुम अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लोगे ना, तो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में या फिर सीयूईटी में, तुम उसका आंसर देने के काबिल रहोगे। तो चलो इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना वक्त जाए कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो पढ़े थे, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या था। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब कोई और से काम करवाना, मैनेजमेंट इसको बोलते थे। ठीक, ये तो पता है ना तुम्हें, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखे हो ना, 10 मिनट की यहाँ पे रिवीजन वाली भी वीडियो है। अगर तुम वो देख लियो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल ट्रूथ which helps the manager to take actions and decision। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, कुछ ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब कि जिसको यूज करके मैनेजमेंट को हमेशा बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो हेल्प्स द मैनेजर टू टेक एक्शंस एंड डिसीजन बिल्डिंग में मदद करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कितने हैं, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल 6 मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले आता है जनरल गाइडलाइंस, सेकंड है फ्लेक्सिबल, थर्ड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, एंड फोर्थ है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में भी था, परवेसिव जो होता है। ठीक, फिफ्थ है फिर बिहेवियरल इन नेचर, एंड सिक्स्थ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो चलो अब हम लोग सबको डिटेल्स में जानते हैं कि सबका मतलब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं जनरल गाइडलाइंस पे। तो जनरल गाइडलाइंस क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू टेक एक्शंस बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। तो ये देखो, रेडीमेड सॉल्यूशन, डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि बिजनेस स्टडी में ज्यादातर क्वेश्चन है ना केस बेस्ड टाइप का आता है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है, अप्रॉक्स 50% टाइप का ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और उसमें ये तुमसे नहीं पूछेगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हाँ चलो 6 पॉइंट लिखो क्या क्या होते हैं। वो तुम्हें इस टाइप का कुछ सिनेरियो को एक स्टोरी बिल्ड करके दे देगा, और डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन कहीं पे घुसा देगा और बोलेगा कि ये कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो तुम्हें बताना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ ये जनरल गाइडलाइंस पे आता है। ये वाला जो रेडीमेड सॉल्यूशन वाला जो लाइन है ना, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में या फिर पीवाईक्यू में मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा, बट मैं कहीं देखा हूं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडीमेड सॉल्यूशन करके लाइन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका क्या होगा, जनरल गाइडलाइंस। डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे कंपनी में या फिर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई और तुम उसका हाँ बुक खोलोगे, हाँ फ्योल साहब ने क्या फरमाया था, अच्छा ये 14 प्रिंसिपल अभी हम लोग है ना 13th वाला अप्लाई करेंगे ना, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तुम्हें मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, लेकिन ये तुम्हें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर देगा कि हाँ बस ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक, फॉर एनी प्रॉब्लम and it means blindly you cannot apply this statement in any situation। For example, यहाँ पे तुम एग्जांपल देखो, while applying a principle of centralization and decentralization। तो ये एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ पावर को अपने पास रखना और कुछ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना मैनेजर लेवल पे। ठीक, तो वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे वेरी करता है। अब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पे कैसी सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, तुम कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो सब डिपेंड करता है तुम्हारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन पे, उसकी क्या हालत चल रही है। तो ये एक जनरल गाइडलाइंस है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो जैसा मैं पहले ही बताया कि ये एक तुम्हें रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, तुम्हें अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उस टाइम जो सिनेरियो रहेगा, जो प्रॉब्लम रहेगी, उस तरह से सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा खुद का फ्लेक्सिबल है, डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि तुम क्या डिसीजन लेते हो। ठीक, तो ये दिस प्रिंसिपल कैन नॉट अप्लाइड ब्लाइंडली इवन इन आइडेंटिकल सिचुएशन। अगर सिचुएशन एकदम सेम हो रहा है, ये जो प्रिंसिपल है ना, तब भी इसको एकदम सेम हम लोग एग्जैक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हालत चल रही है, तुम्हें किस मोमेंट पे
क्या डिसीजन लेना है ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पे और उस सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये एकदम फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है। तो ये साइंस की तरह एकदम रिजिड नहीं होता कि LHS इज इक्वल टू RHS ऐसा ही होगा हमेशा, नहीं, इस टाइप का नहीं। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इसका क्या मतलब है, ये जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये मतलब कि ऐसा नहीं कि रातों रात कोई को मन किया अरे हाँ लिख दिया, ऐसा नहीं। ये एकदम फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको लिखा गया है, ठीक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर एंड थॉरो रिसर्च वर्क, मतलब रिसर्च R&D करके इसमें बहुत ही ज्यादा इसको लिखा गया, ठीक। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, मतलब ऐसे कोई ओवरनाइट डेवलप नहीं हुआ। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्ट बिफोर डेवलपिंग देम, तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुई थी, ठीक। इसके बाद ही हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब मिले, ठीक। सोचिए तुम मैनेजर लेवल, तुम कोई कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेस है, उसको तुम कैसे मैनेज करोगे, इसकी तुम चीज सीख रहे हो कि किसी चीज को अगर तुम्हारे पास, समझो अगर एप्पल या फिर गूगल आज इस मुकाम पे है, तो भले उसके पास जो प्रोडक्ट था, जो एप्पल के पास जो प्रोडक्ट है उसके दम पे वैसा प्रोडक्ट और भी कंपनी बना सकती है, बट उसको मैनेज करना, उसका मतलब कि एडवर्टीजमेंट किस तरह से होगा, उस रिसोर्स को कैसे मैनेज करना होगा, ये बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल अप्लाई करता है। अगर किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट बेकार है तो कंपनी तुरंत कोलैप्स कर जाएगी। तो इसी तरह से मैनेजमेंट का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोर्थ है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, इट्स मीन they can apply to all types of organization। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये तुम छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे तो हमेशा एक अच्छा रिजल्ट देखने को तुम्हें मिलेगा। ये तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात समझ में आई होगी। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क का, तो तुम इसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, ये फ्योल्स का प्रिंसिपल है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक। और ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, ये एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है जिसमें तुम्हें एक पूरे चैप्टर को डिटेल्स में समझाया हूँ। अगर इसी चैप्टर को अगर तुम्हें 10 मिनट में रिवाइज करना है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें हर एक चैप्टर को मैं 10 मिनट में रिवाइज कराया हूं, तो तुम उसे भी देख लेना, उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल इन नेचर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, द प्रिंसिपल इंसिस्ट इंप्रूविंग रिलेशनशिप। तो ये जो तुम्हारा क्या है, रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है बिटवीन द सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट एंड ऑल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या है, ए कंपनी कुड सी अ डिक्लाइन इन सेल्स बिकॉज ऑफ अ बैड बिहेवियर इन नेचर अमंग एम्प्लॉयज। तो तुम्हारे जो एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉयज है वो तुम्हारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट जो तुम्हारा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या है, एज यू ऑल नो दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड आफ्टर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड रिसर्च। ये जो मतलब रातों रात नहीं बन गया, मतलब कि प्रैक्टिस एंड रिसर्च के बाद ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल सब बना। So these based on cause and effects means these principle tells us particular principles applied on a particular situation। तो ये जो particular मतलब जो हमारे पास जितने सारे प्रिंसिपल है, तो हर प्रिंसिपल को तुम हर एक सॉल्यूशन में नहीं अप्लाई कर सकते हो। उस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो तुम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अप्लाई करोगे वहां पे, तभी काम बनेगा, ठीक। तो पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट माइट बी द इफेक्ट। मतलब हर एक प्रॉब्लम का उसी टाइप का एक इफेक्ट तुम्हें शो करना पड़ेगा, इसी को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। या हाउ ए एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बाय प्रिंसिपल एज दे अप्लाई मेनली टू ह्यूमन बिहेवियर इन रियल लाइफ सिचुएशन आर नॉट आइडेंटिकल। मतलब यही बताया गया कि कॉज एंड रिलेशनशिप को जो है ना, तुम हमेशा बुक देख के ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। ये तो ह्यूमन के बिहेवियर एंड नेचर पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेना पड़ रहा है, ठीक। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चलो ये इतना मैटर नहीं करता, बट जो तुम्हारा हेनरी फ्योल्स और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में समझाऊंगा ना, वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी तक तुम्हें ये बोरिंग लग रहा होगा चैप्टर या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा, यकीन मानो तुम्हें आगे तक एंड में तुम अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे या फिर तुम्हारे बुक में भी जो एमसीक्यू वगैरह रहते हैं ना, तुम उसका आंसर जब एक बार में दे पाओगे ना, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि हाँ यार मजा आ रहा है। इसी के साथ अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट क्या है, साइंटिफिक डिसीजन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर साइंटिफिक डिसीजन, इट मींस दीज आर मेड विद द प्रॉपर लॉजिक, रीजन एंड फैक्ट्स। सो दीज प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर टू टेक साइंटिफिक डिसीजन। देखो ये सब डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास, मैं जानता हूं तुम आलसी हो, तुम पॉज करके रीड नहीं करोगे, मुझे पता है, तो इसलिए मैं एक बार रीड कर देता हूं तुम्हारे सामने कि तुम बस एक बार नजर फेर लो कि कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता, मतलब कि मैं बताया था ना केस स्टडी बना के इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बट अगर आ गया तो तुम उसे मतलब कि आइडेंटिफाई कर लो सॉल्यूशन को। इसके लिए मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड गाइडलाइन टू मैनेजर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिव गाइडलाइंस टू द मैनेजर। वही था, मतलब फर्स्ट जो था ना प्रिंसिपल्स
था मैनेजमेंट, हाँ, तो गाइडलाइन ऑफ टू मैनेजर, दिस प्रिंसिपल इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरल सिचुएशन। तो ये सब जो गाइडलाइन हमें प्रोवाइड की जा रही है, जिससे हमें डिफरेंट टाइप की जितने भी सिनेरियो आएंगे कंपनी में या फिर इसमें, तो हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी कि हम उस प्रॉब्लम को इजिली टैकल कर पाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो तुम्हारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो तुम्हारी सोसाइटी के भले के लिए सोचे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट, डू समथिंग फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति अच्छा वो करना, ये सब मिलता ही जुलता है। तुम्हें क्वेश्चन आएगा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देना, ठीक। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तुम्हें इस चैप्टर में नहीं, फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो आने वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि एक मैनेजर का काम ही होता है कि कम से कम खर्च में मतलब कि अच्छे से अच्छा बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये क्या है, इसका नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स द मैनेजर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या है, ये तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, ये जो मैनेजर को है ना हेल्प करते हैं क्या, कॉस्ट को रिड्यूस करने में और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है, रिमूव वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेटिंग अप स्टैंडर्ड टाइम। तो ये क्या है, वेस्टफुल मूवमेंट। जैसे कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ढेर सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब तुम्हारा कोई कोई एम्प्लॉय होगा कामचोर होगा, जो सिर्फ इधर उधर घूम घाम के वक्त बर्बाद कर रहा है, तो तुम्हें क्या हेल्प टू रिमूव द वेस्टफुल मूवमेंट। अब वो जो तुम्हारा एम्प्लॉय है, वो तो तुम्हारे कंपनी के लिए एक रिसोर्स है ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन वो क्या घूम फिर के तुम्हारा टाइम बर्बाद कर दे रहा है, तुम्हारा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। तो तुम उसके लिए क्या, वो वेस्टफुल जो घूम के आलतू फालतू टाइम बर्बाद कर रहा है, उसको तुम रिमूव करोगे। उसका जो स्टैंडर्ड टाइम सेट करोगे कि हर एक एम्प्लॉय को इतने देर में इतना काम तो निपटा ही लेना चाहिए। तो इस तरह का हेल्प करता है मैनेजर को। सब क्या हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल मिलता है, जिससे एक मैनेजर को हेल्प होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में, ठीक। इसके साथ क्या है, मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट। मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, एवरी बिजनेसमैन has to make changes in the organization according to the change take place in the business environment। ये बिल्कुल क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, बिल्कुल कि हर एक every businessman has to make changes in the organization according to the change take place in the business environment। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प टू मैनेजर टू अडॉप्ट दीज चेंजेस। और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना, ये एक मैनेजर को हेल्प करता है कि चेंजेस के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहने का, ठीक। इसके साथ तुम्हारे ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये जो 5 हेडलाइन था, क्या क्या हेडलाइन था तुम्हें याद रखना होगा। 5 हेडलाइन क्या था, साइंटिफिक डिसीजन होगा, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर, फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, 5 चीज है। अब इस 5 चीजों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए तुम्हें एक चीज लिखना पड़ेगा। अभी पेन कॉपी उठाओ, या फिर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो उस पर कमेंट सेक्शन पे ये चीज लिखो, अपने से टाइप करो या फिर अपने से कॉपी में लिखो, बहुत ही ज्यादा काम देगा। अगर तुम अपने से हाथ पैर या फिर कोई भी फिजिकल मूवमेंट करोगे ना, उस चीज के लिए तुम्हारा ब्रेन है ना, सिग्नल जाता है कि हाँ इसके लिए कुछ एक्शन लिया जा रहा है, तो उस चीज को थोड़ा देर याद रखने की कोशिश करता है तुम्हारा ब्रेन। तो इसके लिए लिखो जरूर। तुम्हें फालतू लग रहा होगा कि मैं अपना कमेंट भरवा रहा हूं, जो लग रहा है तुम अभी लिखो, अपने नोट पैड पे ही लिखो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर दोज साइंटिफिक डिसीजन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर दोज साइंटिफिक डिसीजन। बोलो भी भाई, मुंह से बोलो जोर जोर से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज साइंटिफिक डिसीजन which provides guideline to the manager, which provides guideline to the manager। ये देखो साइंटिफिक डिसीजन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मैनेजमेंट प्रिंसिपल का प्रोवाइड गाइडलाइन टू द मैनेजर, क्या, so that they can fulfilling social responsibility। बोलो भाई, so that they can fulfill their social responsibility। उसके बाद कॉमा डाल के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट, मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अब चलो मेरे साथ एक बार फिर रिपीट करो, क्या बोल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर दोज साइंटिफिक डिसीजन विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द मैनेजर। मैनेजर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो समाज के प्रति रिस्पांसिबिलिटी है उसको फुलफिल करें, फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड जो भी उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है या फिर जितने भी टाइप के रिसोर्सेज है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें एंड मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ अडॉप्ट करते रहे। ठीक है, याद हो गया? एक बार पॉज करके वीडियो को बोल लेना, ये वाला लाइन जरूर बोल लेना, इससे तुम्हारा क्या होगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल तुम्हें याद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये तुम्हें एक फ्रेज के जरिए याद हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा काम देगा। इसके साथ हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो हमारा हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो मैं 2 साइंटिस्ट के बारे में बताया था, जो 2 महान व्यक्ति के बारे में। तो हेनरी फ्यूल जो है वो कौन है,
फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर है ना, वो लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट लेवल के लिए बात करेंगे। तो दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट बात है, लेकिन एक मैनेजर को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है इनका प्रिंसिपल। तो अभी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ना। इसके लिए मैं थोड़ा सा तो अभी हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ना। तो हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। तो हेनरी फ्योल कौन थे? एक इंजीनियर थे, बॉर्न ऑन 29 जुलाई को, कोई काम नहीं है इनका, 1841 में बॉर्न हुए थे। 1841 में बॉर्न हुए थे। कहाँ? इस्तांबुल में। इस्तांबुल कहाँ है? टर्की का कैपिटल है इस्तांबुल। टर्की कहाँ है? अब टर्की मिडिल ईस्ट के ऊपर मिलेगा, जो तुम्हें यूरोप और एशिया के बीच का समझ लो बॉर्डर मिल जाता है, वहां टर्की में आ जाता है। ठीक, तो टर्की। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ही रोट फेमस बुक, एक बुक इन्होंने लिखा है, हेनरी फ्योल्स क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल्स क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये एक इन्होंने बुक लिखी है। ही बिकेम फेमस एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। ही बिकेम फादर ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं हेनरी फ्योल्स को। ये हेनरी फ्योल की शक्ल है, कोई काम की नहीं है इनकी शक्ल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि इनके 14 प्रिंसिपल, इन्होंने कुछ हमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं, जिसे हम लोग फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इन्होंने ये जो 14 प्रिंसिपल दिए ना, जितनी भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है ना, इनके मतलब कि ये जो प्रिंसिपल्स को जरूर अप्लाई करती है एक कंपनी अच्छे से अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए। ठीक, तो इनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। हम लोग सबको इन डिटेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक एक को समझेंगे, क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल्स है ना, इसमें से केस स्टडी आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा रहती है। तो इसीलिए हर एक को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो तुम्हारा ग्रीन से, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना इस पेज का, क्योंकि इस 14 प्रिंसिपल को है ना, हेडलाइन हर का जो मतलब डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी हुआ, इस सबको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनके जो मतलब कि तुम्हारे से केस स्टडी में क्वेश्चन पूछेगा, इसका पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रिंसिपल है फ्योल्स के, तो तुम क्या लिखोगे? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल का नेम होगा उसको तो तुम एकदम एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा इसमें से कुछ भी गलती होता है तो तुम उसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए तुम्हें चीज को याद रखना पड़ेगा, इनके 14 प्रिंसिपल्स को। तो फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड आता है डिसिप्लिन, फोर्थ आता है यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेवन है रेम्यूनरेशन टू पर्सन, एट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तुम्हें फर्स्ट एग्जांपल बताया था ना, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो तुम्हारे ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल्स तुम्हें याद रखना होगा। तो चलो हम लोग बिना वक्त जाए कि अब हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो तुम्हारा डिवीजन ऑफ वर्क आता है वो क्या है? According to this principle, the whole work must be divided into small units। मतलब एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में तोड़ दो। जैसे कि तुम भी करते हो, कोई एक चैप्टर को रिवाइज करना होता है, तुम उसे फ्रेगमेंट में कर देते हो ना, टॉपिक वाइज टॉपिक। हाँ, person is assigned only unit of work matching to his skills, qualifications, interests and experience. This led to a specialization and improve efficiency। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हर एक बड़े काम को है ना छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो, और हर एक मतलब कि यूनिट के लिए है ना उस एक ही बंदे को एक ही काम दो। मतलब कि समझ लो कि एक काम करने के लिए 5 यूनिट में हम लोग डिवाइड कर लिए, तो उस 5 यूनिट के लिए ना हर एक यूनिट के लिए एक डिफरेंट आदमी को हायर करो, और उस आदमी से बस वही उसी के यूनिट वाला काम कराओ जिसमें उसकी स्किल्स है, जिसमें उसको मजा आता है, जिसमें उसका एक्सपीरियंस है, जिसमें तो अगर वो काम वो करता रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा, दिन ब दिन उसमें स्पेशलाइजेशन उसको आ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज में। जैसे कि समझ लो कोई कंपनी में कोडिंग वोडिंग करना होता है तो फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई भी। तो कोई अगर जैसे तुम यूट्यूब वीडियो का ये एग्जांपल देख लो कि अगर मैं ये सारा काम, ये जो पीपीटी मेकिंग, वीडियो शूट सब मैं ही कर रहा हूँ अकेले, लेकिन अगर मैं इसके लिए, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर वगैरह की होती है कि ये पीपीटी बनाने के लिए अलग टीम होती है, थंबनेल बनाने के लिए अलग लोग होते हैं, वीडियो एडिटर अलग होते हैं, हर चीज के लिए अलग अलग लोग होते हैं। तो अब उन्हीं लोग से अगर मैं काम कराता रहूंगा तो जो मेरा एडिटर होगा उससे पता होगा कि हाँ मतलब कि बॉस को ये वाला चीज पसंद आता है, तो वो हमेशा उसी तरह से काम करेगा, वो उस चीज में क्या स्पेशलाइज होता रहेगा और उसकी स्किल डेवलप होती जाएगी। मतलब वही सेम काम करने में उसको जो स्टार्टिंग में जितना टाइम लगता था उससे कम टाइम में वो काम कर लेगा। इसी तरह से वो क्या हो जाएगा, अपने फील्ड का मास्टर होते जाएगा। स्पेशलाइजेशन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता था कि जहां पे कॉस्ट रिड्यूस करने की बात आती थी, फर्स्ट चैप्टर का याद आ रहा है? हाँ, एफिशिएंसी सी है, ठीक। तो कॉस्ट कटिंग की बात आती थी। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो अगर डिवीजन ऑफ वर्क को तुम अप्लाई नहीं करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या क्या तुम्हें इफेक्ट पड़ेगा? अगर डिवीजन ऑफ वर्क तुम बोलेगा फालतू है, डिवीजन ऑफ वर्क को नहीं अप्लाई करोगे तो क्या क्या तुम्हें नुकसान देखने को मिलेगा? क्या लैक ऑफ एफिशिएंसी, तो तुम्हें खर्च ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लैक ऑफ एफिशिएंसी होगा, चेंजेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब कि चेंजेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा,
जब तुम एक ही आदमी से सब तरह का काम कराओगे तो बेचारा कितना हर काम में थोड़ी एक्सपर्ट हो सकता है। वो नो स्पेशलाइजेशन, वो एक काम में वो हर काम को थोड़ा थोड़ा करेगा, मतलब जानकारी तो हर चीज की रहेगी बट कोई चीज में एकदम स्पेशलाइज नहीं रहेगा, जो मतलब टॉप नॉच क्वालिटी तुम कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक, डिले इन अचीवमेंट ऑफ गोल, और मतलब कि हर काम उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो गोल को अचीव करने में भी उसको डिले हो जाएगा। तो ठीक, ये कितना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब सोचो, ये तुम्हें अभी ना लग रहा है कि यार क्या फुद्दू सा बात है, इसको काम को डिवाइड कर देना, लेकिन जब कोई, अब इससे पहले मतलब कि हेनरी फ्योल से पहले किसी ने ये चीज नहीं सोचा, तो उस टाइम ये बहुत ही बड़ी चीज है, और अभी के टाइम में भी ये यूज होता है हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? Authority means power, जैसे कि तुम जानते हो, to take decision, power to take decision, and responsibility means obligation to complete the job assigned on time। तो authority मतलब होता है कि power, ठीक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक ऑब्लिगेशन, तुम्हारा दायित्व होता है कि उस काम को मतलब कि तुम्हें वो करना पड़ेगा। ठीक, ऑब्लिगेशन एक तरह का हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या बोलते हैं कि इस प्रिंसिपल के जरिए है ना बैलेंस रखना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। क्या है? एक्सेस अथॉरिटी लीड्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अब क्या अथॉरिटी, जैसे कि तुम्हारे पास एक, क्या समझ लो, तुम एक कार ओनर हो, ठीक, कार तुमके शोरूम में तुम्हारे पास, अभी मैं कोबरा का एक सीरीज थी वो देख रहा था, इसीलिए मेरे दिमाग में तुरंत कार का आया। अगर तुम कोबरा का देखे हो कि नहीं कमेंट करके बता देना, टाइम स्टैम्प कमेंट करके बताना, मुझे पता चलेगा हाँ इतने सारे लोग ने यहाँ तक तो वीडियो वॉच की। ठीक है, साथ मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ये जैसे समझ लो कि तुम कार ओनर हो, तो कार ओनर के साथ तुम्हारे पास कितने सारे सेल्स मैनेजर होंगे। तो सेल्स वाले जो बंदे होते हैं, जो तुम्हारे मतलब कि कंपनी के जो कार को सेल्स करने में मदद करेंगे, जो मेन जो कस्टमर को दिखाते हैं कि सर इसमें ये फीचर्स है, ये है, आज आप ये ले लीजिए, आपके साथ ये ऑफर मिलेगा। ये जैसे ऑफर, तो ये जैसे कि मैं अपने सेल्स वाले बंदे को बोल दिया, देख तुझे है ना हर दिन 2 कार किसी भी हाल में सेल करनी है। तुम है ना अपने कस्टमर को, अगर तुम्हें कस्टमर लग रहा है कि ले सकता है, अगर थोड़ा सा ऑफ कर दे, तुम उसे मैक्सिमम 30% ऑफ कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना, बट तुम इतना कर सकते हो। तो उसके पास एक आ गया कि अथॉरिटी भी आ गया, हाँ, कि मैं 30% ऑफ कर सकता हूं अपने से, और उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया कि तुम्हें 2 कार हर हाल में सेल करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ठीक, इसका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन क्या होगा अगर हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस नहीं रखेंगे, तो क्या नुकसान होगा? या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी, मतलब कि अगर मैं उसे बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी दे दिया कि जैसा मर्जी तू जितना मन किया उतना डिस्काउंट दे दे, वो क्या करेगा? अपने भाई बंधु दोस्त को बुला के ले आएगा, सारा कार लेकर चला जाएगा 100% डिस्काउंट में। तो ये सब नहीं करना, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं करना। ओवरबर्डन ड्यू टू एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं उसे बोल दिया कि भाई तुझे कोई ये नहीं है, तुझे 20 कार एक दिन में सेल कर रही है, तो उसके पास ओवरबर्डन आ गया, बेचारा काम छोड़ के चला जाएगा, ये हमारे लिए नुकसान होगा। क्या? डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी, अब मैं उसे कम अथॉरिटी देता हूं, उसका कोई अथॉरिटी, मैं उसे बोला कि अपने मन से मन किया तो 2% अथॉरिटी तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें 2 कार सेल करनी है। कार का सेल करना, 2 कार का एक दिन में सेल करना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है एक सेल्समैन के लिए। ठीक, तो डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी, तो यहाँ पे क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर वायलेशन करोगे तो ये सब नुकसान तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो इस तरह का कोई भी तुम्हें केस स्टडी बन के आ जाता है कि कोई एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, वो उसके पास मतलब कि उसका मैनेजर है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा फ्यूल्स का क्या यहाँ पे यूज हो रहा है, तुम किस चीज का वायलेशन हो रहा है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ पे फ्यूल्स के अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फीचर्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन मींस रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट बोथ हैव मेंटेन्ड द डिसिप्लिन। This led the systematic working on organization and improve efficiency. Sometimes organization may put penalties of employees when they do not maintain discipline. तो एक एम्प्लॉय जो तुम्हारा कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन में तुम एक जुड़े रहते हो, देखते हो कि सारे एम्प्लॉय फॉर्मल ड्रेस में आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई लोअर टी शर्ट में आ गया, अरे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, नहीं। ये डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन बिल्ड होता है। और डिसिप्लिन जैसे कि आर्मी वगैरह का देखते होगे कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन होता है, उसके तोड़ने पे कितना ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है, उन्हें कितना ज्यादा बर्डन होता है। तो इसी डिसिप्लिन एक अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए ना डिसिप्लिन का स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएगा कि डिले इन वर्क ड्यू टू वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, वर्क में डिले होगा, सबको बोला गया कि सारे एम्प्लॉय को 10 बजे रिपोर्ट कर देना है, तो अब कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा, रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा, कोई अपने मर्जी से कोई आ रहा है 2 बजे आ रहा है, कोई का नींद 12 बजे खुल रहा है, ऐसा करके डिसिप्लिन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अभी ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, ये तुम्हारे खुद की लाइफ में, अगर तुम खुद एक डिसिप्लिन रहते हो, तुम्हारा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा। ऐसा होता है ना कि एग्जाम के टाइम में अरे सिलेबस यार
यार एक हफ्ता पहले से टाइम मिल जाता तो क्या यार फोड़ के आ जाते एग्जाम में। अगर तुम डिसिप्लिन वे में अगर तुम वर्क करोगे, तुम्हारे पास कोई एक बर्डन भी नहीं आएगा, तुम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके एक अच्छा मार्क्स तुम इस एग्जाम में ला सकते हो। इसके साथ अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, कियोस होगा, कंफ्यूजन होगा, कोई एम्प्लॉय देर से आ रहा है बोलेगा चल चुप रहे, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, तो इसी तरह से कियोस, कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा, काम में डिले होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ले दे के नुकसान होगा। तो इसके साथ नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये फ्योल साहब क्या बोलते हैं कि तुम्हें है ना हमेशा एक इंसान से ऑर्डर लेना चाहिए, क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। हमेशा तुम्हारे ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए और हमेशा उनसे ऑर्डर लेना चाहिए। क्यों? then he will confused and will not able to understand that whose order must complete first। तो अब जैसे कि तुम्हारा एक से ज्यादा मल्टीपल बॉस हो जाएंगे, अब तुम्हें हर कोई ऑर्डर है, चिंटू ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, तो अब तुम्हारे पास मल्टीपल ऑर्डर आ जाएंगे। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा किसका ऑर्डर पहले कंप्लीट करो, किसका हुक्म पहले मानो। अब कोई एक बॉस का तुम हुक्म मान लिया, उसको गुस्सा आ गया कि अच्छा उसका ऑर्डर मान तो बहुत ज्यादा हो, तो तुम्हारे साथ वो करने लगा, तो ये सब होगा। इसका वायलेशन में भी यही सीएस लिखा होगा, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट विल गिव एक्सक्यूज। अब मतलब कि तुम्हारा एम्प्लॉय काम ही नहीं किया तो बोल देंगे अरे उस बॉस का काम कर रहे थे, उस बॉस ने मुझे वहां भेज दिया था। तुम्हारे पास बहाना आ जाएगा। जैसे मैं अपना बताता हूँ, स्कूल में ना ऐसे कोई कोई फालतू पीरियड होता था जिसमें पढ़ने का मन नहीं करता था, तो अब मुझे पता था कि कौन फ्लोर पे कौन टीचर है, किसका क्लास चल रहा है, तो हम लोग दो दिन दोस्त ऐसे करके ना, और यहाँ अगर कोई टीचर पकड़ लिया कि यहाँ पे क्यों आया है, तो ऐसे बोल दिया कि हाँ उसे हमें इंचार्ज ने बुलाया है, उस फ्लोर के इंचार्ज ने बुलाया, कभी उसको बोल दिया कि हाँ डायरेक्टर ने बुलाया, कभी उस पियून के पास जा रहे हैं, ऐसे इवन के फालतू का ऐसे मतलब कि डिफरेंट बॉस हो जाते हैं, डिफरेंट टीचर डिफरेंट बॉस समझ लो। तो इस तरह से हमें क्या सबऑर्डिनेट विल गिव एक्सक्यूज, हम लोग एक्सक्यूज देने लग गए थे। तो ये अपना बता रहा हूँ स्कूल लेवल का। तो ये क्या डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर जो डिफरेंट डिफरेंट कमांड आता रहेगा तो मतलब डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ईगो क्लैशेस अमंग डिफरेंट सुपीरियर्स। तो अगर कोई एक बॉस का तुम हुक्म मान लिए तो दूसरे बॉस को दिक्कत होने लगी कि अरे उसका मानता है पहले, उसका काम पहले किया, तो इस तरह से बहुत ही क्लैशेस बिल्ड होगा। तो इसीलिए फ्योर बोलते हैं कि हमेशा एक बॉस रखो और उसकी बात मानो। इसके साथ नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होना चाहिए और सारे एम्प्लॉयज, सारा डिपार्टमेंट एक उस गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ना चाहिए। वन डायरेक्शन, क्या, वन यूनिट वन प्लान। इसका कॉन्सिक्वेंस अगर तुम ऐसा नहीं करते, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं करते हो, तो इसका उल्लंघन करते हो, तो क्या नुकसान आएगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉट अचीव। अगर तुम बीच में कोई डायरेक्शन अगर तुम्हारा भटकता रहेगा तो तुम गोल कैसे अचीव कर पाओगे, ठीक। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन तुम्हारा अच्छा बिल्ड नहीं होगा। वेस्टेज ऑफ इफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, अगर हर कोई डिफरेंट डिफरेंट तरह से चलना रहेगा तो इफर्ट्स भी वेस्ट होगा और कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक एंड गोल होगा उसे अचीव ही नहीं कर पाएंगे, यही चीज होगा, ठीक। उसके बाद क्या, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या है, according to this principle individual goal is to be sacrificed for the achievement of organizational goal। तो देखिए कि तुम्हारे जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा इंडिविजुअल गोल, तुम्हें क्या मन कर रहा है ये मैटर नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है उसके तुम्हें आगे रखना पड़ेगा, उसको उसकी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। गोल ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजर मस्ट टेक ऑल डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हित में क्या मैटर कर रहा है उसको ये करना पड़ेगा, एंड डू नॉट पर्सनल इंटरेस्ट। कि मैनेजर अगर सारा डिसीजन ले लिया कि यार अच्छा छुट्टी रख देते हैं, हमको भी छुट्टी रहेगा, ये सब का बकबक कौन सुनेगा, और अच्छा हम अपना पिकनिक बनाने लगेंगे, तो ये क्या मैनेजर अपना इंटरेस्ट देख रहा है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल थोड़ी अचीव होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए अपने इंटरेस्ट को कुर्बान करना पड़ेगा। तो जैसे कि तुम आर्मी वगैरह का देखते होगे कि वो अपनी जान खतरे में लग के अपने हम लोग की जान बचाते हैं, देश की जान बचाता है, तो वो क्या सैक्रिफाइसेस हिज पर्सनल इंटरेस्ट तो ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि हिफाजत करना, तो अपने आप को हिफाजत को कुर्बान करके वो हम लोग की हिफाजत कर रहे हैं। तो एक तरह से ये समझ लो यार, बहुत बेकार तरीके से समझाया हूं लेकिन समझ में आ गया होगा, इतना पता है मुझे। और ये जो प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अगर तुम इसका उल्लंघन करते हो तो क्या नुकसान तुम्हें होगा, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं होगा तो हमेशा अपना पर्सनल गोल अचीव करते रहो। इवन एम्प्लॉय विल आल्सो सफरिंग इन लॉन्ग रन, और एम्प्लॉय भी तुम्हारे बहुत ही ज्यादा सफर करने लगेंगे अगर एम्प्लॉय भी अगर तुम्हारा अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट रखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रखते हैं तो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है रेम्यूनरेशन टू पर्सन। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब हुआ, तनख्वाह, सैलरी स्टैक, ठीक। इस फेयर रेम्यूनरेशन का क्या मतलब हुआ, फेयर रेम्यूनरेशन का यह मतलब हुआ जैसे कि समझ लो कि तुम्हें इंडिया में भी कोई एक, समझ लो टाटा ग्रुप की टीसीएस जो कंपनी है, तो टीसीएस में समझ लो कोई एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और टाटा ग्रुप के यूएसए में भी है टीसीएस के बहुत सारे ऑफिस। तो अगर कोई इंडिया में वही एम्प्लॉय काम कर रहा है और वही एम्प्लॉय अगर यूएस में जाके काम कर रहा है तो क्या लगता है तुम दोनों की सैलरी इक्वल होगी, नहीं, दोनों की सैलरी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि
इंडिया में उसका लिविंग एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है। यहाँ पे इंडिया में रेंट और जितने भी चार्जेस हुए हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जितने बिल होते हैं वो बहुत ही कम आएंगे। लेकिन अगर वही बंदा यूएसए में रहेगा तो वहां पे लिविंग एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया। वहां पे उन्हें मतलब कि रियल एस्टेट के प्राइस हो गए या फिर जितने भी रेंट होंगे, जितने भी चीजें होंगी, वो सब बहुत ही महंगी मिलेगी। तो उसको उस हिसाब की सैलरी मिलेगी। तो वही है फेयर रेम्यूनरेशन। तो हर एम्प्लॉय को उसकी मतलब की जरूरत के हिसाब से जो उसकी सैलरी बनती है उसको उस तरह की तनख्वाह दी जाए, ठीक, विच गिव्स देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दिस विल मोटिवेट टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। अब अगर तुम ऐसे उसको मोटिवेशन, अगर तुम ऐसे फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दोगे तो वो एम्प्लॉय हमेशा ये इसमें रहेगा कि दूसरी जॉब तलाश करता रहेगा। तो ये उसको एक अच्छी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम अदब की तरह बहुत ही ज्यादा सैलरी दे दी है, एक ठीक फेयर रेम्यूनरेशन देना। तो इसका अगर तुम इस रेम्यूनरेशन टू पर्सन का अगर तुम उल्लंघन करते हो तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर, क्या डिससैटिस्फैक्शन एंड डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो एक पैसा से बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है यार, ये तो पता ही है। इसके साथ नेक्स्ट क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन पहले भी बता दिया था तुम्हें। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू अ कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर, मतलब कि पावर को एक जगह कंसंट्रेट करके रखना एट टॉप लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन मींस एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल। तो सेंट्रलाइज का मतलब हुआ सारा पावर को कंज्यूम कर लिए, अपने टॉप लेवल वाले कंसंट्रेट करके रखे, और डिसेंट्रलाइज का मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना पावर को हर एक लेवल पे, ठीक। तो फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए, मतलब कि फुल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और ऐसा नहीं कि फुल्ली पावर अपने टॉप लेवल वाले ही कंट्रोल करके रखे। थोड़ा थोड़ा मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तुम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें वो सेल्समैन वाला बताया था ना, कार के सेल्समैन वगैरह 30%। अब मैं वो जो 30% जो है 30% वो डिस्काउंट दे सकता है, इतना मैं उसको अथॉरिटी, इतना पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 30% से ज्यादा अगर उसे डिस्काउंट देना है तो इसके लिए वो मुझसे पूछेगा कि बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, मेरे जान पहचान वाला, इसको थोड़ा सा 35 कर दीजिए। तो उसके लिए वो मुझसे ये करेगा। अगर मैं उसे सारा अथॉरिटी दे देता है, नहीं भाई तुझे जो समझ में आ रहा तू कर, तो अपने मन से वो अपने उसके जान पहचान वाला वो अपना 50% कर लेता अपना रिश्ता बनाने के लिए। तो वैसा नहीं है। तो इसके लिए क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको वो जो था ना वो सेम ऐसे ही तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वर्क कर रहा है, ठीक। इसका वायलेशन क्या हो सकता है? कंप्लीटली सेंट्रलाइज विल रिजल्ट डिले इन डिसीजन। अब तुम्हारा कंप्लीटली सेंट्रलाइज रहेगा। अब जो अगर तुम्हें एक छोटा सा डिस्काउंट देने के लिए भी तुम्हें एक ऑनर तक पहुंचना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या? डिले इन डिसीजन होगा। क्या पता कंज्यूमर के दिमाग में कुछ और आ जाए, वो छोड़ के चला जाए, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। और अगर कंप्लीटली टू डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हो तो वो क्या? अपने मतलब से वो जितना मन किया उतना छूट देके चला गया, उससे तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं, कुछ को सेंट्रलाइज रखना है, कुछ को डिसेंट्रलाइज रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कि कितना पावर तुम दूसरे को दे सकते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एक जनरल गाइडलाइन तुम्हें मिल जा रहा है कि हाँ, पावर को कुछ पावर तुम दूसरे में भी तकसीम कर सकते हो, कुछ अपने पास तुम रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा प्रिंसिपल क्या आता है? तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन पता था ना कि ऐसे ट्रायंगुलर वाला जो होता है ना, टॉप लेवल, उसका मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऐसा। हाँ, उसी चीज को स्केलर चेन बोलते हैं। स्केलर चेन मींस लाइंस ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। मतलब कि जो तुम्हारे टॉप लेवल वाले जो होंगे उसमें सब बड़े बड़े लोग होंगे, चीफ होंगे, एमडी होंगे, ये सब होंगे। फ्यूल इंसिस्ट दैट चेंज मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्यूल जो है वो बोलते हैं फ्यूल फ्यूल बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ना ये जो चेन है ना, स्केलर चेन, ये मतलब कि फॉलो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक छोटा सा बंदा है धरले से सीधा पहुंच जा रहा है कि टॉप लेवल के पास। जैसे कि देश में भी होता है कि हर एक बंदा को, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं पास के थाना में या फिर यहाँ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि सीधा प्राइम मिनिस्टर को कॉल लगा दिया, हाँ यार कहाँ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसी तरह से Fuel insists that a chain must be followed strictly in the organization. Information must pass through everyone. No skipping is allowed. But in case of any urgent information, मतलब अब ऐसा है कि skip मतलब हर एक इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जा रही है, वो ऊपर तक हर एक के इससे मतलब कि एक जो प्रोसेस होता है एक उससे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऊपर तक पहुंच जा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, नो स्पीकिंग इज अलाउड बट इन केस अर्जेंट इंफॉर्मेशन फ्यूल सजेस्ट ए शॉर्ट कॉल्ड गैंग प्लैंक। अब ऐसा बहुत ही अर्जेंट आ गया, लेकिन इतना नहीं कि इतना टाइम नहीं है कि हर एक से पहुंचते पहुंचते ऊपर तक जाए, तो इसके लिए तुम एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। उस शॉर्टकट का नाम क्या है? गैंग प्लैंक। एमसीक्यू में पूछ सकता है गैंग प्लैंक, बहुत ही याद रखना। इस शॉर्टकट का नाम है गैंग प्लैंक। तो दिस लेड टू अ सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नो कम्युनिकेशन बैरियर और गैप बट मेनी डिले इन एक्शन। क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? क्या होगा? देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप। अगर तुम इसको फॉलो नहीं करते हो तो एक कम्युनिकेशन गैप बिल्ड होगा। एक छोटे से लेवल का एम्प्लॉय का सीधा कनेक्शन हो जाएगा टॉप लेवल से, तो वो अपना चौर में रहेगा, तो एक कम्युनिकेशन गैप, समझ रहे हो ना, बिल्ड हो जाएगा। नो क्लैरिटी एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो एक क्लैरिटी नहीं रहेगा कि इसके पास कितना पावर है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। और गैंग प्लैंक जो मैं बोला था, गैंग प्लैंक का मतलब ये होता है, ठीक। तो एक स्केलर चेन हुआ ना, तो एक स्केलर चेन इस तरह से गैंग प्लैंक इस शॉर्टकट मार सकता है। क्या?
तो इसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। क्या? द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट और फ्रॉम टू हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इन नोन एज स्केलर चेन। ये जो लाइन है ABCD, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये एक स्केलर चेन है, ठीक। फ्योल बिलीव्ड ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट टर्न्स फ्रॉम टॉप और टू बॉटम। ये फ्योल बिलीव करते हैं स्केलर चेन पे, ठीक। टॉप टू बॉटम शुड बी फॉलोड बाय ऑल managers and subordinates and the chains should not be violated, and ये चेन है ना, वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक। However, in case emergency, Fuel suggested that the concept of gangplank, तो Fuel बोले जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तो तुम एक गैंगप्लैंक यूज कर सकते हो। क्या? गैंगप्लैंक टू द अवॉइड डिले को अवॉइड करने के लिए गैंगप्लैंक इज डायरेक्टली कम्युनिकेशन बिटवीन टू सबऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम लेवल। ये जो F और G देख रहे हो ना, समझ रहे हो, इसको F को कोई प्रॉब्लम आया तो ये है ना, ये सेम चीज G से शेयर कर सकता है। अब G को अगर वो समझ में आ रहा था तो G ही हैंडल करते, या फिर अगर G भी और F भी दोनों अगर एक चीज को, एक प्रॉब्लम को बोलेगा तो वो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो सकती है। तो ये एक गैंगप्लैंक का सॉल्यूशन बोल रहे हैं फ्यूल। बट एक स्केलर चेन को फॉलो करने का बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली बोले हैं कि एक स्केलर टॉप टू बॉटम फॉलो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 10th नंबर का प्रिंसिपल और ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मीन हुक्म नहीं है। ऑर्डर का मतलब है हर चीज ऑर्डरली अरेंज रहना, मतलब कि हर चीज रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मार्शल दैट फिक्स्ड प्लेस ऑफ एवरीथिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब कि हर चीज ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक रिसोर्स ऑर्डर, एक मतलब कि अरेंज रहना चाहिए, हर चीज सही से सिस्टमेटिक वे में अरेंज होना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को तुम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। हाँ, तुम अपने शहर के कोई भी लाइब्रेरी वगैरह में गए होगे, या फिर आज तक कभी भी कोई भी लाइब्रेरी में गए होगे, तो या फिर मूवी वगैरह में ही देखा होगा, लाइब्रेरी में तुम जैसे जाओगे तो तुम जैसे लाइब्रेरियन वगैरह से पूछो, तुम्हें कोई बुक चाहिए होगी, जैसे समझ लो कि मुझे डेल कार्नेगी की चाहिए, कोई एक बुक चाहिए, तो मैं मुझे कैसे पता लगेगा इतनी ज्यादा बुक रहेगी लाइब्रेरी में और कहाँ बुक रहेगी। तो जैसे मैं बोलूंगा कि उसको, जो लाइब्रेरियन रहेंगे उसको बोलूंगा कि डेल कार्नेगी की मुझे इस टाइप की बुक चाहिए, ये कहाँ पे मिल जाएगी, तो वो अपने लैपटॉप में ठक ठक देखेगा और अपना एक्सेल शीट जो भी उसका मेंटेन रहेगा फिर उसके दिमाग में, तो वो तुरंत बता देगा ना कि हाँ, आप फर्स्ट फ्लोर पे शेल्फ नंबर 13A में राइट मुझे जाइएगा, आपको वहां पे मिल जाएगी, और मैं वहां पे जाऊंगा तुरंत मुझे वो बुक मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मतलब कि सिस्टमेटिक वे में अरेंज हुआ। अगर ये ऑर्डर वे में अरेंज नहीं होता, अब मुझे वो चाहिए होता, अब उसको पता नहीं होता, मैं दिन भर ढूंढते जा रहा हूँ, बुक मिल ही नहीं रही है, तो इससे मेरा क्या टाइम वेस्ट होगा, ये समझ रहे हो ना कितना ज्यादा नुकसान होगा। जैसे कि तुम कोई दवा की दुकान में भी जाते हो, तो दवा की दुकान में कोई एक दवा देते हो, उसमें ढेर सारी दवा तुम्हारे एक कॉलम में लगी रहती है, बट वो जाता है, वो पर्टिकुलर कॉलम को ये करता है और दवा को निकाल के दे देता है। वो ऑर्डर वे में अरेंज होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तुम समझ रहे हो ना। इसी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक चीज को ऑर्डर, एक अरेंज, सिस्टमेटिक वे में अरेंज रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी शार्क टैंक वाला इक्विटी नहीं है कि चलिए 10% इक्विटी, ये इक्विटी है, रेफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय, मतलब हर एक एम्प्लॉय से एक अच्छे तरीके से तुम्हें ट्रीट करना, मतलब हर एक एम्प्लॉय को अच्छा मतलब इक्वल ट्रीटमेंट देना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई क्लर्क है या फिर कोई पियोन है और तुम्हारे ऊपर के कोई मैनेजर है तो उससे एकदम अच्छे से बात कर रहे हो, नीचे वाले हैं चल काम, ऐसा नहीं। हर को एक रिस्पेक्ट, एक अच्छी तरीके से बात करना, इक्वल मतलब ये करना। ऐसा नहीं कि तुम अगर एक मैनेजर हो और तुम्हारे कोई गांव का है या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो उससे कुछ काम ही नहीं करवा रहे हो, हाँ टीटी कर रहे हो, तुम्हारे कोई तुमको एक पसंद नहीं है तो उससे काम पे काम किए जा रहे हो, उसको उसके काम को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, या फिर कोई खूबसूरत सी लड़की है तुम उससे काम ही नहीं करवा रहे हो, एकदम मजे कर रहे हो, ऐसा नहीं। मतलब हर को एकदम इक्वल ट्रीट करना, इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोला जाता है, ठीक। और इसको अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का फॉलो करती है। देखो तुम जब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाओगे देखोगे कि हर एक छोटे से छोटे लेवल को और बड़े से बड़े लेवल वाले हर एक की बात जो होती है ना बहुत ही अच्छे तरीके से सुनी जाती है। कोई ऐसा इंफीरियर फील नहीं होता कि अरे यार यहाँ तो मेरी इज्जत ही नहीं है, यहाँ तो बहुत बेकार तरीके से, हर को एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसे क्या होता है, belief of nation in organization follow the principle of must morale of employee and motivate level of boost up। अब इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है और वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या आता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो एक मतलब कि एम्प्लॉय जो है, तो अगर तुम एम्प्लॉय को एक रखे हो तो इसको एक जॉब सिक्योरिटी तुम्हें देना ये बनता है। अगर तुम एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो उसको लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं कि मैं एक काम गलत करूंगा और मुझे फट से कोई निकाल देगा, ऐसा नहीं होगा। उसके अगर सिखाओगे, तुम उसके गलती को माफ करोगे और उसके बाद उसको एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो वो अपने अच्छे हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा। अगर समझ लो तुम एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा, उसको तुम एक बार में निकाल दे रहे हो, उसके पास कोई जॉब ही सिक्योरिटी नहीं है, उसको लग रहा है कि क्या पता ये काम करने से ही मुझे निकाल दिया जाए, तो वो भाई हमेशा डर डर के रहेगा और वो अपने हाईएस्ट एफिशिएंसी से कभी काम ही नहीं कर पाएगा। तो अगर तुम इसको वायलेट करते हो तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब। अब तुम हर दूसरे दिन एक एम्प्लॉय के हर एक गलत काम पे निकालते रहोगे तो तुम्हें हर बार एक न्यू एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, उसे ट्रेन करना पड़ेगा। अब ट्रेनिंग वेनिंग जो भी तुम दे रहे हो इसमें तो तुम्हारा ही खर्चा जा रहा है ना, तो ये क्या होगा,
लर्निंग वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक। उसके साथ क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को डिससैटिस्फैक्शन रहेगा, वो रहेगा, डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू एम्प्लॉयज, एंड हमेशा तुम एक जो एम्प्लॉय तुम इसे ट्रेन किए रहोगे, जैसे कि अगर समझ लो कोई मेरा कोई एक वीडियो एडिटर है, मुझे उसको पता है कि वो कैसे वीडियो एडिट करना है, उसको मैं पूरा ट्रेन कर दिया कि मुझे क्या पसंद है, वो उस तरीके से वीडियो एडिट करता है। अब अगर मुझे कोई न्यू वीडियो एडिटर को हायर करना होगा, तो अगर वो मेरे मन मुताबिक काम नहीं करेगा ना यार, वैसा एम्प्लॉय था ना, क्या मस्त था, वो ऐसा काम ही नहीं कर पा रहा, तो कितना मेरा ही नुकसान होगा। तो इसी तरह से डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू एम्प्लॉय, तो इसीलिए हमेशा एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, और इससे तुम्हारा भी ये होगा, उसे ट्रेन करो, कोई भी गलती कर रहा है उसे ट्रेन करना, ये सब बात हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है 13 का, क्या होता है, इनिशिएटिव। Initiative refers to taking the first step with self-motivation. Fear suggests that the employees of the organization must be given an opportunity to take some initiative in making of executive plan. तो इसका क्या मतलब होता है, इनिशिएटिव जो एम्प्लॉयज है उनसे, जैसे कि अगर तुम्हें कोई एक नया काम करवाना है, कोई एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है, तो अपने एम्प्लॉयज वगैरह को अपने मीटिंग में शामिल करो, कि एम्प्लॉय से पूछो यार, जैसे कि समझ लो तुम्हारी कंपनी है जो चीज का मैन्युफैक्चर करती है, 10 यूनिट हमेशा मैन्युफैक्चर करती है, तुम सोच रहे हो यार 10 यूनिट तो बहुत ही ये है, क्या काम करते हैं, 20 यूनिट कर देते हैं, तो अब तुम्हारे दिमाग में तो आ गया, तुम 20 यूनिट बोल दिए, अब ऐसा थोड़ी होगा कि 20 यूनिट, तो तुम जो एम्प्लॉय काम कर रहे हो उससे पूछा क्या बोलते हो कि इसको 20 यूनिट तक बढ़ा दिया जाए, तो कोई एम्प्लॉय होंगे बोलेंगे कि 20 यूनिट बढ़ाने में ये नहीं है, तो इसके साथ हमारे साथ मतलब कुछ तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, या फिर वो बोलेंगे कि नहीं 20 यूनिट हो ही नहीं सकता, तो उसका अगर तुम बात सुनोगे, तो अगर एम्प्लॉय को भी लगेगा कि हाँ डिसीजन मेकिंग में मुझे शामिल किया जाता है, तो वो अपने क्या हाईएस्ट एफिशिएंसी से काम करेंगे, कि हाँ यार बॉस मुझे इज्जत देता है, मुझे काम करना होगा, ऐसा होगा, ठीक। तो कॉन्सिक्वेंस, अगर तुम ऐसा इसका वायलेट करते हो, इस रूल का वायलेट करते हो, तो डिमोटिवेटिंग अमंग एम्प्लॉय बोलेगा यार क्या ऊपर से हमेशा ऑर्डर आता रहता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं काम कितना मुश्किल से होता है, ऊपर से बस मैनेजर का काम है कि ऑर्डर दे देना। हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क देयर बेस्ट एबिलिटी, और एम्प्लॉयज अपने बेस्ट एबिलिटी से वर्क नहीं करेंगे, बोलेगा इस ये काम करने से पहले मेरे से पूछे थे, तो ये होता है कि एक एम्प्लॉय के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता है। तो इनिशिएटिव, इसके बाद नेक्स्ट हमारा 14th प्रिंसिपल है स्प्रेड डिकॉप्स। हम लोग फाइनली लास्ट 14 नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स फेयर्स के पहुंच गए। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी, हमेशा आई को नहीं, मतलब कि अपने आप को प्रायोरिटी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में वी को लेकर चलना पड़ेगा। दिस विल गिव यू म्यूचुअल ट्रस्ट। A manager should encourage the promote team spirit. Group of efforts is more powerful than an individual effort. Organization goal can achieve easily through group contribution. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ग्रुप में लेके सबको ले देके चलना, यही चीज होता है, ठीक। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन, अगर इसका तुम वायलेट करते हो इस रूल का, तो टीम गोल नॉट बी अचीव, तुम्हारे टीम का जो गोल होगा वो अचीव नहीं होगा, सब अपना अपना फायदा सोचेंगे। उसका क्या, मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, और हमेशा और एक एम्प्लॉय अपने आप को स्ट्रेस में रखेगा। अब एक टीम वर्क रहेगा, तो तुम जैसे समझ लो कोई क्रिकेट का टीम होता है, तो अब हर एक मतलब कि समझ लो कोई इंडिविजुअल अपना अपना काम होता है, कोई बैट्समैन का काम होता है रन बनाना, बॉलर काम होता है विकेट लेना, फील्डर काम होगा फील्डिंग करना, तो सब अपना अपना एक टीम की तरह वर्क करता है। अब कोई अपना अपना बोलेगा अरे वो रन नहीं बनाया, हा 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 हा, अब तुम किसी के इस पे हंस रहे हो, टीम को लेके चलोगे तो तुम्हारे टीम को आगे समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी के साथ तुम्हारा स्प्रेड डिकॉप्स हो गया। अब तुम्हारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या आता है एफडब्ल्यू टेलर, जो एक और मैं महान साइंटिस्ट के बारे में बताया था। ये कौन है, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो तो क्या था, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट थे, और ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक। तो ये दो फादर है। The application of science or each every element of management, so it means application of science for each and every element of management। तो इनका क्या है कि हर चीज को साइंटिफिकली ये करना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल ऐसा हवा में नहीं बन जाना चाहिए, इनका ये कहना है, ठीक। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इनका पूरा नेम है। ये अमेरिका में बॉर्न हुए 20 मार्च को 1856 में। वो कब बॉर्न हुए थे, 1841 में, ये 56 में पेंसिल्वेनिया में। ये क्या, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ, वो 14 प्रिंसिपल थे, इनके 4 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसके 4 प्रिंसिपल के साथ इनके पास 5 टेक्निक भी है, इसीलिए इनका भी बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ये दोनों जो एफडब्ल्यू और हेनरी फियोना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनके बारे में पढ़ना। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, 4 प्रिंसिपल है, सॉरी 4 प्रिंसिपल है। तो क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या कि जो मैनेजमेंट का रूल है, ऐसा नहीं कि रूल ऑफ थंब है जिसकी लाठी उसकी भाषा, ऐसा वाला नहीं है कि हर चीज को साइंटिफिकली ये करना है, इसका ये मतलब होता है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसके साथ हम लोग अब हर को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसका क्या मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच एंड एवरी जॉब दैट परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक काम जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहा है शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। उसका साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंस कहां से आ गया, साइंटिफिक इंक्वायरी, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन और हिट बाय ऑन ट्रायल एंड मेथड बाय हायर अथॉरिटी। ये बोल रहे हैं कि ऐसा जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उनके ये जो रूल रेगुलेशन जो भी चीज बनना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे हायर अथॉरिटी डिसाइड कर दी है, ऐसा नहीं।
उसका साइंटिफिक डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे पास 20 एम्प्लॉय है, तो ऐसा नहीं कि 20 एम्प्लॉय इस काम को, जैसे कि तुम इस काम को 1 घंटे में कर सकते हो, तो 20 एम्प्लॉय जो एवरेज काम कर रहे हैं, वो सब मिला के समझ लो सवा घंटा में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम 1 घंटे में कर सकते हो, तो तुम सबके लिए रूल बना दिए 1 घंटे में करना। उसके लिए जो एवरेज निकल के आ रहा है, वैसा करके तुम उसका लिए टाइम फिक्स कर दो। इसी तरह का मतलब होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो बोलते हैं कि हर चीज का साइंटिफिक इंक्वायरी करो। ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर से एक रूल चलते आ रहा है, उसको फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है कि किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क टुगेदर, हर को लेकर चलना, दैट इज विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्दी बिहेवियर। भाई जो जितने भी प्रिंसिपल है ना, तुम्हें फ्योल एफडब्ल्यू सबका मिलता जुलता लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो जो है बोथ द ग्रुप वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, तो क्या हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये क्या होता है कि बोथ ग्रुप वर्कर्स, एक ग्रुप जो होता है कि जो काम करता है, और एक ग्रुप होता है जो काम करवाता है, मैनेजर ग्रुप जो होता है। तो देखो बोथ द ग्रुप्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये देखो दो ग्रुप होता है, जैसे कि एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, एक वर्कर ग्रुप होता है। तो ये जो नीचे वर्कर ग्रुप है, और ऊपर मैनेजर ग्रुप का जो काम करवा रहा है, और नीचे कौन जो काम कर रहे हैं। तो जो मैनेजर ग्रुप जो होता है ना, ऊपर से जो काम करवा रहा है, वो हमेशा इसको है ना, एक हमेशा इसको गुस्सा रहता है कि अरे नीचे कोई काम तो करते नहीं है, बस चुपचाप घूमते रहते हैं, इनको बस टाइम पर पैसा चाहिए होता है, सिर्फ कंपनी के रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। ये हमेशा यही सोचते रहते हैं फालतू का, कि कोई काम तो करते नहीं, बस इनके पैसा चाहिए होता है। और नीचे जो इंप्लॉयज जो काम करते रहते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं, अरे ये जो ऊपर में बैठा हुआ हमको ऑर्डर ला के दे देता है, कोई काम तो करता नहीं है, अब मेरे से ज्यादा पैसा भी लेता है, काहे का ये है। तो बस एक है ना, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है, वो हमेशा इसको करे आते रहते हैं, वो हमेशा उसको। तो ये हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा चलता रहता है। तो वर्क, तो ये क्या बोलते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, की क्या मस्ट लिसन एंड गिव रिगार्ड्स टू देयर प्रॉब्लम एंड सजेशन टू ईच अदर। तो यही बोलते हैं कि जो मैनेजर लेवल है, वो एम्प्लॉय कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें एप्रिसिएशन दे, उन्हें मतलब कि बोले कि यार बहुत अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करे। नीचे से अगर कोई है, तो उसको मतलब कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक। इसके साथ थर्ड क्या है, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसी का जो मैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को जो एक्सप्लेन किया ना, इसी चीज को और एक्सटेंशन मान लो, उसी का और ज्यादा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर सजेस्ट दैट वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन देयर कोऑपरेशन विद ईच अदर, that is with the mutual confidence and understanding for each other। इसका क्या मतलब हुआ, cooperation can be developed by many ways, manager must welcome the suggestion of employee। जो था ना फ्यूल्स का इनिशिएटिव, इससे मिलता जुलता है, ठीक। तो जैसे कि एम्प्लॉय का कोई बात को सुनना, एम्प्लॉयज को भी मीटिंग में शामिल करना, इस तरह से मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन ऑफ एम्प्लॉय, देयर मस्ट बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। हर से एकदम मतलब कि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। कोई एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ रहा है, तो तुरंत वो तुमसे ये करे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। और वर्कर्स जो है, उसके वो भी ऐसे कोई बेतुकी डिमांड में नहीं कि उसकी सैलरी 20,000 है, वो सीधा 1 लाख के लिए धरना लेके बैठ जाए सारे, इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये चीज होता है, ठीक। इसके साथ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका ये क्या मतलब है, ये फ्यूल से मिलता जुलता है, तो मैं तुरंत समझ में आ जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स वर्कर। तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी उसके वर्कर पे डिपेंड करती है, सही बात है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स कैन बी इंक्रीज बाय प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, जो तुम अपने एम्प्लॉय का सिलेक्शन करो, तो होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनी, आईआईटी, आईआईएम जैसे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट प्लेस कर लेती है, कि समझती है कि यहाँ जो बच्चे आ गए वो तो एकदम मतलब कि बहुत ही अच्छे होंगे, उनको काम करें, तो प्रॉपर सिलेक्शन अच्छा सेलेक्ट करती है। एंड ट्रेनिंग, और उसको जो ट्रेन किया जाता है, तो उसको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, कि जिससे मतलब कि ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से वर्क करे, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर सजेस्ट दैट द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑन रेगुलर इंटरवल। और हर चीज के लिए उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कुछ कुछ दिन पे, क्योंकि मार्केट डायनेमिक होता है, तुम्हें पता है ना। तो ट्रेनिंग और रेगुलर इंटरवल्स इन ऑर्डर टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन, ये क्या है, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेम जो था फ्यूल्स का वायलेशन जो था ना, इवन एम्प्लॉयज विल आल्सो सफरिंग इन लॉन्ग रन। अगर एम्प्लॉय को ट्रेन तुम नहीं करते रहोगे, अगर एम्प्लॉय को एक काम जानते हैं, जैसे कि समझ लो कि अभी से 30 साल पहले जो अकाउंटेंट होते होंगे, वो सब क्या बोलते हैं, कॉपी वगैरह पे अकाउंटिंग करते होंगे। अब जो एक्सेल आ गया, या फिर जो नया नया सॉफ्टवेयर आ गया कंप्यूटर पे, अब वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करते होंगे। तो भले उनके पास अकाउंट की नॉलेज हो पूरी, बट उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है ये चीज की नॉलेज नहीं है। तो वो एम्प्लॉय का वो जो रिसोर्स है, वो वेस्ट हो गया ना। तो अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते रहना पड़ेगा। जैसे कि अभी कोई एआई न्यू ये हो रहा है, तो उसको उस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ये चीज आ गया, मार्केट में इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो उसको डेवलप हमेशा ट्रेन करते रहना पड़ेगा। तो ये आता है। इसके साथ एक मेंटल रिवॉल्यूशन, ये तुम्हारा टेक्निक प्रिंसिपल में आ जाता है, या फिर अलग से मेंटल रिवॉल्यूशन, ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन तुम्हें
क्या इसका वर्कर वांट्स क्या होता है, जो तुम्हारे वर्कर जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक अच्छी सैलरी मांगते हैं, और मैनेजर जो होते हैं ना वो एक अच्छा एफिशिएंट वर्क मानते हैं, मतलब कि मतलब समझ लो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा वो काम करवाना चाहते हैं। चेंजिंग द आउटलुक ऑफ बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर टुवर्ड्स ईच अदर एंड डेवलपिंग द सेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग टीम वर्क इन ईच अदर इज नोन एज मेंटल रिवॉल्यूशन। इसी के साथ साइंटिफिक टेक्निक बाय टेलर। अब साइंटिफिक टेक्निक बाय टेलर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। और तो साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर में जैसे कि समझ लो इस फ्लो चार्ट से तुम देख लेना, जैसे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या आता है, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक, इसमें ना 8 चीज आता है, इसमें 4 बॉस होते हैं अलग, वो आगे हम लोग करेंगे। उसका क्या आता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन ऑफ वर्क। उसके बाद वर्क स्टडी में आता है 4 चीज आता है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटीग स्टडी। उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या था, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो टेलर सजेस्टेड दैट अ फैक्ट्री मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट। तो टेलर बोलते हैं क्या कि फैक्ट्री को है ना 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाना चाहिए। वन इज प्लानिंग एंड अदर इज प्रोडक्शन। तो एक तो डिपार्टमेंट हो जाएगा प्लानिंग का, और दूसरा डिपार्टमेंट हो जाना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड ईच डिपार्टमेंट मस्ट बी रिगार्डेड विद लीस्ट 4 हेड। 4 हेड मतलब क्या, जो 2 डिपार्टमेंट है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास 4 हेड होने चाहिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास 4 हेड होने चाहिए, ठीक। द रीजन वर्क फॉर सच डिवीजन इज टू रिड्यूस द वर्कलोड एंड बर्डन। और ऐसा क्यों होना चाहिए कि वर्कलोड कम हो, बर्डन कम हो जाए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड मेक देयर वर्क फ्लो एंड मोर स्मूथ एंड इजी। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट अपना वर्क को इस तरह से प्लान करेगा कि सारा चीज स्मूथली रन हो जाए, ठीक। ये जो फैक्ट्री मैनेजर होंगे, इस तरह के 2 डिपार्टमेंट कौन कौन हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्लानिंग इंचार्ज हो जाएगा और एक हो जाएगा प्रोडक्शन इंचार्ज हो जाएगा, ठीक। तो प्लानिंग इंचार्ज एकदम डिफरेंट होगा, उसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। प्रोडक्शन इंचार्ज जो होगा उसको प्लानिंग से कोई डिफरेंट नहीं मतलब नहीं होगा। तो प्लानिंग इंचार्ज में तुम्हारा सबसे पहले आता है रूट क्लर्क आता है, उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आता है, उसके बाद डिसिप्लिनेरियन आता है। और प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या उनका आएगा, एक स्पीड बॉस आएगा जो तुम्हारा स्पीड वगैरह देखेगा, गैंग बॉस आएगा, रिपेयर बॉस आएगा, उसके बाद से इंस्पेक्टर आएगा। तो ये 8 चीज होता है। क्या बोल दिया, गैंग बॉस, ये चलो अभी हम लोग देखते हैं आगे से इसको क्या है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसमें 4 चीजें कौन कौन है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आएगा, रूट क्लर्क आएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आएगा, डिसिप्लिनेरियन आएगा, डिसिप्लिन समझ लो ना, हाँ। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, इसका क्या काम है, वो ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर। तो इंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए इंस्ट्रक्शन मतलब कि क्या काम उन्हें करना है, उसके लिए प्लान करना है, क्या क्या काम करेंगे इसके लिए इंस्ट्रक्शन तैयार करना है, ठीक। रूट क्लर्क का क्या काम होगा, टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन। तो मतलब कि उस रूट को स्पेसिफाई करना कि उसके लिए मतलब कि साथ लेके जाएगा कि ये काम कैसे करना है, ठीक। रूट क्लर्क का ये काम होता है। और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। ये टाइम एंड कॉस्ट का ध्यान रखता है, जो समझ लो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली था ना, बस सेम यही काम होता है इसका। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये काम हो गया। डिसिप्लिनेरियन, इसका क्या होता है, टू इंश्योर डिसिप्लिन रेस्पेक्टिवली। जैसे कोई एम्प्लॉय वही बोला ना कि हर मतलब की कंपनी में आने का टाइम है 10 बजे, सबको रिपोर्ट कर देना, कोई आ रहा है 11 बजे 12 बजे, तो उसको कम तनख्वाह मिलेगी या फिर उसका सैलरी कट जाएगा या फिर जो भी होगा, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। तो ये क्या होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड होते हैं। कौन कौन हेड का नाम बताओ, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। तो इसका काम क्या होता है यहाँ पे देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। इसके बाद क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होते हैं, 4 बॉस होते हैं। 4 कौन कौन बॉस होते हैं, पहला होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम होता है, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट, इसका भी काम होता है कि वो टाइम पे हो रहा है कि नहीं, वो सारा जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो टाइम पे हो रहा है कि नहीं, इसका काम होता है वो देखना, ठीक। गैंग बॉस का क्या काम होता है, टू कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर। तो गैंग बॉस का सारे रिसोर्सेज जितना भी मशीन है ना, उस सब का इंतजाम करके रखना, इसका काम होता है गैंग बॉस का, ठीक। रिपेयर बॉस, कोई भी मशीन में कुछ भी खराबी या फिर कुछ भी हो गया, कोई मशीन फूट गई, तो उसका रिपेयर देखना कि कितने मशीन, मतलब समझ लो एक कंपनी है, उसमें तो क्या है, समझ लो एक लैपटॉप ही है, समझ लो हजारों लैपटॉप है, हजारों लैपटॉप में कोई ना कोई भी कहीं भी कुछ ना खराबी आती रहती है, तो उसको रिपेयर कराना इस रिपेयर बॉस वाले का काम होता है, ठीक। इंस्पेक्टर टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क। अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे डिपार्टमेंट जो है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका क्वालिटी इंश्योर करना कि भाई जो हमारे कंपनी का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो हमारी कंपनी का जो एक चीज होता है, जैसे कि समझ लो ये क्या है, ये डेनवर का जैसे कि ये एक डिओड्रेंट है, तो इसको ये जो इसके डिपार्टमेंट वाले होंगे, तो ये जितना भी दुनिया में जितना भी ये बनेगा, इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन एक फिक्स रहेगा, इसका क्वालिटी चेक होगा, तब जाके इसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो इसका क्या होता है, क्वालिटी चेक होता है, ठीक। सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है, टू साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इंसिस्ट ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे कि ये मेरे पास स्टाइलस है या फिर एयरपॉड है, तो दुनिया में जितना भी अगर ये कंपनी अगर प्रोड्यूस करती है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो इसका शेप साइज हमेशा ये इस चीज को मेंटेन करके रखेगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, ठीक।
तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन शुड मेंटेन द फॉर्म ऑफ बिगिनिंग ऑफ लाइक सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल्स, मशीन, स्टैंडर्ड साइज, वेट, etc. और सिंप्लीफिकेशन का मीन क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट। अननेसेसरी डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? सिंप्लीफिकेशन का जैसे कि अननेसेसरी, जैसे कि तुम्हारी, जैसे कि समझ लो जीन्स की कंपनी है, तो जीन्स की कंपनी जैसे समझ लो 26, 28, 30, 32, 34 इस तरह में बनाती है, वो ऑड नंबर पे क्यों नहीं बनाती है? 29 या 31 या फिर मतलब 33, 35 इस तरह से क्यों नहीं? मतलब हमेशा दो दो साइज का क्यों? कि भाई उतने कंपनी को पता है कि अगर 30 और 32 में है ना ज्यादा गैप नहीं होता, अगर इतना बना लेंगे तो और ज्यादा हमें रिसोर्सेज वेस्ट होगा। अगर हम 30 और 32 के बीच में करेंगे ना तो आराम से चल जाएगा प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एकदम 75 तरीके का नहीं बना देना है। जैसे कि कोई एक फोन भी बनाती है कोई एक कंपनी, तो उसका 3-4 वेरिएंट, 3-4 कलर ऐसे मतलब कि ये लॉन्च करती है। ऐसा नहीं कि एकदम 50 तरह के कलर में लॉन्च कर दी कि अब इतना ज्यादा कलर में लॉन्च कर दी कि तो वेस्ट हो जाएगा रिसोर्सेज कंपनी का। तो ठीक, तो इसीलिए हमेशा एक सिंप्लीफिकेशन, जो फालतू चीजें उसको एलिमिनेट कर देना। टू ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा? हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा और क्वालिटी मेंटेन रहेगा। ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है ज्यादा डिफरेंट चीज में, तो हमारा एक क्वालिटी मेंटेन रहेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? वर्क स्टडी। इसमें 4 चीज आता है। इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। भाई जो है ना मिनिमम कॉस्ट, देखो मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट। तो इसके लिए जो जो चीज, जो जो प्रिंसिपल, जो जो चीज लगे उसका लिखना पड़ता है। तो इसमें 4 चीज आता है: फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो हम लोग सबको इन डिटेल्स पढ़ते हैं अच्छे से। तो फैटिग स्टडी क्या होता है? थकान अध्ययन। मतलब कि तुम्हारा एम्प्लॉय कितने देर में थक जाता है। जैसे कि समझते होगे, जैसे कि तुम बैंक में जाते होगे तो बीच बीच में हमेशा लंच टाइम रहता है। लेकिन देखो कि लंच टाइम मिलता क्यों है? क्योंकि तुम्हारे जो एम्प्लॉय है सुबह से काम कर रहे हैं, तो उस टाइम तक उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में जो मेरा बोलने का वो होगा, इंथुसियास्टिक वे में जो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं उस एफिशिएंटली मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तो ये क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय थक रहा है तो उसको 20 मिनट का, 25 मिनट का, जितना जो काम कर रहे हो उस हिसाब से उसे रेस्ट दे दो। उसमें अगर रेस्ट मिल जाएगा तो फिर वो फ्रेश होके वो अपने हाई एफिशिएंटली वर्क करेंगे, अपने हाई एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। तो यही होता है फैटिग स्टडी। रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल ए पर्सन इज बाउंडेड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज ऑलवेज नीड अ रेस्ट ऑफ इंटरवल। वही सेम चीज है जो मैं बताया, इसको पॉज करके रीड कर लेना। तो क्या होता है कि एवरेज वर्कर, जो तुम्हारे कंपनी में जितने भी वर्कर है वो जितने देर में थक जाते हैं उसका एवरेज करो, उसका डिवाइड करो और उतना टाइम कर दो कि इतने टाइम पे सबको छुट्टी मिलेगी। मतलब कि छुट्टी क्या है? मतलब कि लंच ब्रेक या फिर जो भी मिलता है। डिक्रीजिंग द गिवन हिम एंड सिमिलरली रेस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आल्सो डिसाइडेड। इसका नेक्स्ट क्या है? मेथड स्टडी। मेथड क्या होगा? मतलब कि टेक्निक। मेथड स्टडी, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग। तो अब जैसे जिसमें कोई एक काम करने के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। अब तुम देखते हो कि तुम्हारा अगर तुम इस मेथड से काम करते हो, अगर तुम इस रूट से जाते हो तो तुम्हारे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रिसोर्सेज का ज्यादा वेस्ट होता है। अगर तुम ये वाला रूट अप्लाई करते हो ना तो तुम्हारा मतलब कि समझ लो रिसोर्सेज भी कम वेस्ट हो रहा है और तुम्हारा काम भी जल्दी हो जा रहा है। तो तुम अपने नेक्स्ट टाइम से जब काम करवाओगे ना तो उसी मेथड से काम करवाओगे। तो वही होगा कि इसमें तुम एनालाइज करते हो और जो सबसे बेस्ट एफिशिएंट वे होता है उसको तुम करते हो। जॉब विच हैज लेस प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या है? द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड एट द डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी आर द स्टैंडर्ड टाइम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। को एक काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम हो गया। सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। स्टैंडर्ड टारगेट मतलब कि तुम्हारे पास अगर 8 घंटा काम कर रहे हो तो 8 घंटा में अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हें 5 ही पीस बनाना है तो 5 पीस बनने में बस 2 ही घंटा लगता है। तो मुझे कम से कम ऐसा काम देना पड़ेगा कि कम से कम वो काम 6 घंटे के बराबर का हो। तो इस तरह से उस काम को उस टाइम से मतलब कि बैलेंस करना पड़ता है। ठीक, सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। स्टैंडर्ड टारगेट वर्कर के लिए करना। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब। तो अब मतलब कि कोई एक काम करने के लिए कितने वर्कर की जरूरत होगी उसके लिए, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी मैं रिक्रूट कर लिया कि उस काम को करने के लिए वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्या है? कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज। तो जो वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं उसको एक तरीके से कैटेगराइज कर लो, जो वर्कर उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे उसको एक वजह से कैटेगराइज कर लो। जैसे कि तुम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में देखते होगे कि जो टॉपर्स वगैरह होंगे उसका मतलब कि एग्जाम वगैरह अलग लिया जाता होगा और बाकी सारे स्टूडेंट का एक तरह से अलग एग्जाम लिया जाता होगा। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज करते हैं जो वो के स्टूडेंट जो मतलब कि उसने उनको अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। बट हमारे यहाँ तो उल्टा ही होता है कि जो
अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि उन्हें टॉपर चाहिए होता है। बट बहरहाल जो बात है कि अच्छे वर्कर को उसे अलग किया जाता है कि उनको अब फ्यूचर में देखा जाए कि हाँ, अगर ये फ्यूचर में इन्हें प्रमोट करके हम मैनेजर बना सकते हैं। ये सब कंपनी कैसे एनालाइज करती है, अच्छे वर्कर, बुरे वर्कर, इस सब में एनालाइज किया जाता है, तो टाइम स्टडी के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मोशन स्टडी। द स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। मोशन स्टडी क्या होता है कि कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट। जैसे कि समझ लो कि तुम्हारे कॉफी वेंडिंग मशीन लगी रहती है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, तो अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जा रहा है, अब कोई कॉफी कम पीता है, कोई ज्यादा पीता है। अब कोई एम्प्लॉय है जो मतलब कि 20 दिन भर में 6 मरतबा कॉफी पीने के लिए फालतू का उठ रहा है, उसके बाद इधर उधर वॉशरूम जा रहा है। जैसे तुम्हारे एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक चीज है, जैसे कि तुम्हारे XYZ समझ रही है, इसी चीज की जरूरत पड़ती है को एक एम्प्लॉय को। अब बार बार वो जाता है 20 मीटर उठता है, जाता है, फिर लेके आता है हर 1 घंटे में, तो क्या उसके टेबल पे ही ये चीज प्रोवाइड कर दी जाए कि अब उसे बार बार उठना ना पड़े, वो और एफिशिएंटली वर्क करे। तो इस तरह का होता है कि वेस्टफुल जो फालतू का एम्प्लॉय मूव कर रहा है उसको एनालाइज करना, नोट करना और उसे कट डाउन करना। इससे क्या होगा, ये तुम्हारा और एफिशिएंटली वर्क बढ़ेगा। ठीक, ये चीज होता है। ठीक, मोशन स्टडी पॉज करके इसको रीड कर लेना। अभी मैं रीड नहीं कर रहा हूं, इसको रीड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा काम देगा। और जो जो मैं हाईलाइट किया उसको तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। इसके बाद क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टेक्निक है। ये क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम? ये क्या है कि जैसे समझ लो कि मैं बताया कि हर एक जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हो गया कि हर एक एम्प्लॉय को 10 यूनिट किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। तो अब कोई एम्प्लॉय 10 यूनिट कंप्लीट कर रहा है तो उसको भी समझ लो कि अगर समझ लो 50,000 रुपया सैलरी मिल रही है, और कोई एम्प्लॉय अगर 5 यूनिट ही बना दे रहा है और उसको भी 50,000 रुपया सैलरी मिल रही है, तो वो 5 यूनिट वाला बोलेगा नहीं, फालतू का, देख तू इतना काम करता है, तुझे भी तो इतनी सैलरी मिल रही है, देख मैं तो चिल मारता रहता हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। तो वो जो अब अच्छे से काम कर रहा है वो भी बोलेगा हाँ यार फालतू है, वो भी काम करने लगेगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, दिमाग लगाती है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर 10 यूनिट तक काम करता है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगा, लेकिन अगर 10 यूनिट से ज्यादा कोई करता है तो उसको 2 गुना 3 गुना सैलरी मिल जाएगा। तो अब हर एम्प्लॉय चाहेगा कि हाँ मैं किसी भी हाल में 10 से ज्यादा तो अचीव करूं। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हर हाल में अचीव हो जाएगा, और इसके एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा होगा कि उससे ज्यादा पैसा मिलेगा और एक अच्छा मोटिवेशन, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है और उसे पैसा ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या हुआ, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, और ये लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव एक वर्ड गूगल पे सर्च करना, इसका यूज करती है, अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है, तो अपने इसी के साथ हमारा ये जो टेक्निक था ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। फ्यूल का, FW टेलर का ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे तुम एक डिफरेंस देख सकते हो, पॉज करके रीड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना हम लोग सीधा MCQ वाले पार्ट पे चले जाएंगे। तो क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन टेल एंड फेलर। तो इसका पर्सपेक्टिव जो है, टेलर जो है और ये जो फ्यूल जो है, दो बड़े बड़े साइंटिस्ट, इसका क्या, तो पर्सपेक्टिव, तो टेलर जो है ना वो हमेशा लोअर लेवल वाले में बात कर रहे हैं, जो टेक्निक वगैरह बता रहे हैं। फ्यूल जो है ना, इनकी जो 14 प्रिंसिपल है वो टॉप लेवल वाले के लोग के लिए ज्यादा मतलब कि वर्क कर रहा है। टेलर जो है ना हर चीज को साइंटिफिकली बोल रहे हैं करने के लिए, कि हर चीज को एनालाइज करो, कितने वर्कर कितने देर में थक जा रहे हैं, हाँ एक कॉपी में नोट करो, हाँ इतना ही ये काम कर दे रही है, ये साइंटिफिकली बोल रहे हैं। और ये जो फ्यूल बोल रहे हैं ना वो प्रैक्टिशनरी, मतलब कि प्रैक्टिस करो वो चीज को कितना क्या हो रहा है। ठीक, फोकस क्या है इनका, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, और क्या, इंप्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर की प्रोडक्टिविटी की, जैसे कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, तो इसमें क्या वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे बात कर रहे हैं। और ये जो है फ्यूल की प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को वर्क कर रहा है, मतलब कि टॉप लेवल की बात कर रही है, टेलर छोटे लेवल का बात कर रहे हैं, फ्यूल मतलब टॉप लेवल का बात कर रहे हैं, बस यही समझ लेना। ठीक, नेचर वर्क क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उनका क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। कंपैरिजन टेबल अगर देखा जाए तो बेसिस के थ्रू पे क्या होगा, हेनरी फ्यूल क्या होगा, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और FW टेलर होगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट्स क्या होगा, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनका क्या होगा, साइंटिफिक वाला जाएगा, टेलर का आ जाएगा। ठीक, एम्फसाइजेस क्या होगा, टॉप लेवल पे हो जाएगा, ये लोअर लेवल के लिए होगा। एप्लीकेबिलिटी क्या होगा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगा, और इनका क्या होगा, अप्लाइज टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ओनली, मतलब कि जो FW टेलर का है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क या फिर स्प्रेड डिकॉप्स, इस तरह का हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम यूज कर सकते हो। बट जो टेलर का है, ये जो मतलब कि थकान अध्ययन या फिर मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसको मतलब डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे तो बेनिफिट देगा, बट किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारी, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक सॉरी, ओरिएंटेशन क्या है, मैनेजरियल फंक्शन होगा, और ये क्या होगा, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग पे डिपेंड होगा। तो हेनरी फ्यूल का क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट विद मैनेजर होगा, और इनका क्या है, डिफरेंशियल पिच सिस्टम होगा। तो हेनरी फ्यूल का अप्रोच क्या होगा, एक मैनेजरियल अप्रोच होगा, और इनका FW टेलर का एक इंजीनियर वाला अप्रोच होगा। ठीक, इसके बाद ये तुम्हारे पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप मिल गया, कोई एक बुक से मैं ये लिया हूं,
ये शायद बुक है संदीप गर्ग, तो इसका जो पीछे में पूरे एक चैप्टर को तुम एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा काम देता है। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर तुम्हारे पास संदीप गर्ग की बुक है तो कोई बात ही नहीं है। इसके साथ फाइनली इस चैप्टर को हम लोग पढ़ाने वाला जितना भी काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सीधा हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि ढेर सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग बस 5 एमसीक्यू यहाँ पे देखेंगे। अगर तुम्हें इससे ज्यादा एमसीक्यू देखनी है जो मैं सीयूईटी और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एमसीक्यू डिजाइन किया हूं, तो उसके लिए तुम आगे वीडियो मिलेगी, उस पर क्लिक कर लेना, उस पर तुम और भी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। बहरहाल तुम इस 5 एमसीक्यू का आंसर देना और कमेंट करके जरूर बता देना कि 5 में से तुम्हारा कितना सही हुआ। मुझे पता चलेगा कि यार मेरा पढ़ाना कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहा। ठीक, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तुम देख रहे हो सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 टू 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल के आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक, व्हिच व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट। कमिटमेंट की बात करता हूं मैं, एक बार कमिटमेंट कर देता हूं फिर अपनी टुवर्ड्स वन अनदर। तो इसका क्या होगा, कमिटमेंट की बात हो रही है, वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपने कमिटमेंट को ऑनर रखना चाहिए। ठीक, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, रिम्यूनरेशन क्या सैलरी के रिलेटेड बात होती है, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको काट कर दो। ठीक, उसके बाद डिसिप्लिन आते हैं, डिसिप्लिन कमिटमेंट थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। आगे की हम लोग ऑप्शन देखते हैं, क्या मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होगा, गुड सैलरी और एफिशिएंटली वर्क, ये चीज से था, मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं होगा। स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या था, स्केलर चेन मतलब कि नीचे से ऊपर हर एक प्रॉब्लम ऐसे ऐसे करके जाएगी। ठीक, तो स्केलर चेन यहाँ पे कुछ वर्कर्स एंड मैनेजर बोथ ओनर देयर कमिटमेंट। कमिटमेंट कहां पे आता है, डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन देना पड़ेगा, तो बोथ ओनर देयर कमिटमेंट कैसे होगा, डिसिप्लिन आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फ्यूल का जो दिया हुआ था ना, हाँ इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सही आंसर दिए थे कि नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्रॉम प्योर साइंस, सॉरी गलती हो गया, प्योर साइंस प्रिंसिपल बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। नहीं नहीं, साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक चीज जो होती है वो रिजिड होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल तो भाई ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड कर रहा है कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो रिजिड ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, वॉज कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से क्या, अप्लाइड इन स्टैटिक मैनर नहीं होगा, अप्लाइड क्रिएटिवली, हाँ क्रिएटिवली अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के अप्लाई करना पड़ता है, तो क्रिएटिवली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन जो पूछा हूं उसका आंसर सही दिए थे कि नहीं, कर गलत दिया था ध्यान से पढ़ो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म। प्रिंसिपल नॉट ओनली एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म, फ्लेक्सिबल, कंटीजेंट या फिर फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो सकता है, कि फर्म बड़ी हो छोटी हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक, क्वेश्चन क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो ये फंक्शनल ऑफ फॉर्मेशन डिसिप्लिन से कोई लेना देना ही नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क डिवाइड करना वर्क से, इससे भी कोई लेना नहीं है। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। स्प्रेड डिकॉप्स, इसका यह मतलब होता है, स्प्रेड डिकॉप फंक्शनल फॉर्मेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, स्प्रेड डिकॉप्स होगा। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में 4 चीज आता था, क्या क्या आता था याद है ना, तो इसमें से कौन सा वर्क स्टडी का पार्ट नहीं है, मेथड स्टडी पार्ट है वर्क स्टडी का, मोशन स्टडी है वर्ड का, फंक्शनल स्टडी, टाइम स्टडी, फंक्शनल स्टडी कोई है नहीं है, इसकी जगह क्या होता है, फैटिग स्टडी जो थकान अध्ययन होता है, तो ये पार्ट नहीं है। तो इसी के साथ कितने एमसीक्यू का आंसर सही दिए वो कमेंट करके जरूर बता देना, और तुम इस वीडियो कैसी लगी और तुम कहां से, किस शहर से बिलोंग करते हो, उस शहर का नाम जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर मुझे पता चलता है कि हाँ ये शहर, और मैं पहली बार शहर का नाम जानता हूँ, मैं गूगल वगैरह पे सर्च करता हूँ और मुझे खुशी महसूस होती है कि यार मेरी वीडियो से चलो इस शहर के लोग को भी हेल्प हुई और मैं किसी की हेल्प कर पाया, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, और इसी चैप्टर को अगर 10 मिनट में अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो तो इसके लिए ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। मैं इसी चैप्टर को पूरे के पूरे चैप्टर को 10 मिनट में पूरी तरीके से समझाया हूं, और इस चैप्टर को अगर और भी मजीद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो सीयूईटी के लिए या फिर अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसका मतलब कि उसकी वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसे भी देख सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, टाटा बाय बाय।